सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी, लहासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इस पाठ का सारांश आप सुनेंगे, क्योंकि गद्य खंड का सारांश एक कहानी के रूप में अगर पाठ में स्मरण हो जाता है तो हम उसको आसानी से उसमें से प्रश्न लिख सकते हैं। इसलिए कहानी के माध्यम से, एक सारांश के माध्यम से हम आपको ये पाठ समझा रहे हैं। वैसे पाठ में एक बार पढ़ा चुका हूँ, पुनः इसको कहानी के रूप में आपके पास मैं भेज रहा हूँ। इसमें 3 चीज़ें मैं भेजूँगा। मैंने अभी 2 बहनों की कथा पाठ आपको जो पहले वीडियो में भेजा है, उसी प्रकार का गद्य खंड के जितने पाठ आपके परीक्षा में आने हैं उन सब का एक एक वीडियो में कहानी के रूप में भेजूँगा। उसमें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न भेजूँगा और अतिरिक्त प्रश्न भेजूँगा, उनको अवश्य पढ़ें। गद्य खंड के पाठों को आप पढ़ें, आपके समझ में और आ जाएंगे। उनसे प्रश्न बनाएं, उनसे बहुविकल्पी प्रश्न बनाएं। बहुविकल्पी प्रश्न मैं बार बार टेस्ट के लिए एक एक पाठ से 2-2, 3-3 बार मैं भेज रहा हूँ, अलग अलग 5-5 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उनको आप कर रहे होंगे। इसलिए ध्यान रहे कि हम पाठ को ध्यान से पढ़ें और जो हम कहानी सुना रहे हैं उस कहानी को भी ध्यान से सुनें। यहाँ पर जो पाठ है, इस पाठ में जो लेखक ने जो वर्णन किया है, लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929 से 30 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। यहाँ नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरी कलिंगपांग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। तिब्बत का सामाजिक जीवन, वहाँ का जीवन कैसा है, इस विषय में तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयाँ हैं। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा भी नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता है। उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती हैं। वहाँ चाय, मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चौड़ी में कूट करके मिट्टी के टोलीदार बर्तन, अर्थात इसको खोटी कहते हैं वहाँ पर, में परोसी जाती है। ठहरने का प्रबंध। लेखक जब प्रत्यक्त चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमित की चिटें उसे दे दी। सुमित की जान पहचान के कारण उसे थोड़ला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर के वहां आए थे तो उन्हें एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। डांडा थोड़ला का जंगल। डांडे तिब्बत के खतरनाक स्थल हैं। ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल हैं। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं,
फिर माल लूटते हैं। कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। लेखक और सुमित भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं है। वे जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते हैं, टोपी उतार करके भीख मांगने लगते हैं। घोड़ों पर यात्रा। अगले दिन उन्हें 16-17 मील की ऊंचाई चढ़ करके लंकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थीं। बीठे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना बर्फ थी ना हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। उतराई पर भटकाव। जब उतराई आ गई, लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह और पिछड़ जाता। आगे 2 रास्ते जाते थे। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। वह फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए। सुमित उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था। वह मंगोल तो था ही, गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। लंकोर में वे एक अच्छी जगह ठहरे। उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुकप्पा खाने को मिला। तिंगरी समाधि गिरी पर। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थीं। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी, जिसका नाम है तिंगरी समाधि गिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे। उनमें सुमित के यजमान रहते थे। सुमित सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे पतली चिरी बत्तियों से बनते हैं। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़े से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमित को दूर दूर के गांवों में न जाने के लिए राजी कर लिया। तिब्बत की तेज धूप। अगले दिन लेखक और सुमित सुबह 10-11 बजे चले। धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था, तो पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा होता था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा करना पड़ता था। सेकर विहार में। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े दारों में बटी है। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों अर्थात बिहारों के हाथ में है। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराता है। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है, जिसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमित सेकर विहार पहुँचे। उसका मुखिया भिक्षु नमसे भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगों सा था, फिर भी वे उन्हें बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थीं। यही लेखक ने आसन जमाया। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखित थीं।
एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया। सुमित ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल दिए। ये इस पाठ का सारांश था। अब इसमें एक पैराग्राफ देखेंगे जो मैंने आपको भेजा है। यहाँ पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हैं। इसमें जो पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। ये दूसरा ही पैराग्राफ है, इसमें से मैंने आपको लिख करके भी भेजा है, उसको आप देखेंगे। ये अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है, लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको हर तरह से अपनी तैयारी करके चलना है। पैराग्राफ देखेंगे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर के आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब इसमें प्रश्न देखेंगे। परित्यक्त चीनी किला किसे कहा गया है? वहाँ लेखक किस लिए गया था? नेपाल तिब्बत मार्ग पर कई सैन्य किले बने हुए थे। उनमें कभी चीनी सैनिक रहते थे। आजकल इनमें कोई नहीं रहता। ऐसे ही एक किले को परित्यक्त चीनी किला कहा गया है। लेखक वहाँ चाय पीने के लिए गया था। अगला प्रश्न दूसरा देखेंगे। राहदारी का क्या तात्पर्य है? तो राहदारी का तात्पर्य है तिब्बत में जाने के लिए पुल से नदी पार करने का अनुमति पत्र, जो मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखित होता था। अगला प्रश्न है, लेखक इस समय किस वेश में था? उसे ठहरने की अच्छी जगह कैसे मिली? लेखक ल्हासा की यात्रा करते समय भिखमंगे के वेश में था। उसे सुमित की जान पहचान के कारण ठहरने का अच्छा स्थान मिल गया। अगला प्रश्न देखेंगे। लेखक गरीब झोपड़े में कब और क्यों ठहरा था? आज से 5 साल पहले लेखक किसी रास्ते तिब्बत आया था। तब वह भिखमंगे के वेश में न होकर के भद्र पुरुष के वेश में था और घोड़े पर सवार था। उस समय बहुत ढूंढने पर भी उसे ठहरने की अच्छी जगह नहीं मिली थी। इसलिए उसे मजबूरी में एक ही झोपड़े में ठहरना पड़ा था। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न हैं मैंने PDF में भेज दिए हैं। फिर भी मैं 2 प्रश्नों को केवल बता रहा हूँ। वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, शेष आप अपने PDF में पढ़ेंगे और उनको अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। लेखक सुमित को यजमानों से मिलने क्यों नहीं जाने देना चाहता था? ये अतिरिक्त प्रश्न है। जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो मैं पहले भेज चुका हूँ। अब बाद में मैं अतिरिक्त प्रश्न पाठ के भेज रहा हूँ, तो उन अतिरिक्त प्रश्नों में से ये प्रश्न है। लेखक को भय था कि सुमित अपने यजमानों के पास जाकर हफ्ता लगा देगा। इतने दिनों तक उसे भी उसकी प्रतीक्षा में ठहरना पड़ेगा। इससे उसकी यात्रा में तथा अध्ययन करने के लक्ष्य में बाधा पड़ेगी। दूसरा प्रश्न अतिरिक्त प्रश्न में से देखेंगे कि भारत की तुलना में तिब्बती महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। उत्तर इसका देखेंगे कि भारत की तुलना में तिब्बती महिलाओं की स्थिति अधिक सुरक्षित कही जा सकती है। भारतीय महिलाएं पुरुषों से पर्दा करती हैं। वे किसी अपरिचित को अपने घर में घुसने की अनुमति नहीं देती हैं। उनके घर के अंदर तक जाने का
तो प्रश्न नहीं उठता। कारण यह है कि वे स्वयं को असुरक्षित अनुभव करती हैं। तिब्बत की महिलाएं न तो पर्दा करती हैं और न किसी अपरिचित से भयभीत होती हैं, बल्कि वे सहज रूप से उन पर विश्वास करके उनका स्वागत ही करती हैं। एक अगला प्रश्न और देख लेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा और इसी तरह के प्रश्नों को आप अपना तैयार करेंगे। तिब्बत में मरे आदमी की क्या स्थिति होती थी? तिब्बत में मरे आदमी की कोई परवाह नहीं करता। पुलिस, गवाह और सुरक्षा प्रबंध न होने के कारण आदमी मरकर गुमनाम रह जाता था। इस प्रकार से ये ल्हासा की ओर जो चैप्टर्स है, इसमें मैंने अतिरिक्त प्रश्न भी आपको समझाए, अर्थगृह संबंधी समझाए और इसमें मैंने आपको जो उस कहानी का पाठ का सारांश है वो मैंने इसमें बताने का प्रयत्न किया है। आप पाठ को भी पढ़ेंगे, इस कहानी को सुनेंगे भी और अतिरिक्त प्रश्न जो मैंने भेजे हैं PDF में उनकी तैयारी भी करेंगे।